नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था संविधान सभा तक। अब उसके आगे हम लोग देखते हैं संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। जब हम समितियों की बात करते हैं तो सबसे पहले आती है संघ समिति और संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। फिर आती है नियम समिति, प्रक्रिया समिति और संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है, ये थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित समिति के अध्यक्ष और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अर्थात कि संविधान किस तरह बनेगा, उसकी ड्राफ्टिंग क्या होगी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण समिति थे। प्रारूप, क्योंकि किसी चीज़ का प्रारूप ही ब्लूप्रिंट ही डिसाइड करता है कि आगे का संविधान किस तरह होने वाला है। एक प्रारूप समिति होगी और दूसरा है उद्देशिका प्रस्ताव, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उद्देशिका प्रस्ताव। हम बात करते हैं भारत का संविधान की। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित अर्थात पारित किया जाता है। ठीक है, और जो कि उस टाइम संविधान सभा द्वारा कहा था यह 26 जनवरी 1950 को स्वतः लागू हो जाएगा। अच्छा, 26 जनवरी की डेट क्यों रखी गई थी? क्योंकि लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को ही प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, तो उसी डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाने का विचार हुआ। इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, जबकि मूल संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं, और जो अनुच्छेद हैं वो 475 के लगभग हो चुके हैं। वर्तमान में गणना के ये 465 में दी गई, जो कि अब बढ़ चुके हैं। जब हम बात करते हैं संविधान के स्रोतों के बारे में, क्योंकि संविधान जो प्रारूप बना था वो, उसमें हम लोगों ने कई देशों से भारत परिषद अधिनियम 1935 से भारत शासन अधिनियम 1935 से, मतलब कई जगह से हमने बहुत सारी चीज़ें जो हमको अच्छी लगी वो हम लोगों ने ली। तो इसी तरह हम शुरुआत करते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि का शासन, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग लेते हैं मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और विधियों के समान संरक्षण। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी थी? क्योंकि हो सकता है कभी क्या हो सकता है कि संसद लोगों के मूल अधिकार का हनन करने लगे, तो इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जिससे कि न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सके। फिर हम कनाडा से क्या लेते हैं? संघात्मक शासन प्रणाली और केंद्र द्वारा राज्य की नियुक्ति। ये दिखाता है कि ये सेंट्रलाइज्ड है, अर्थात केंद्रीकृत है, संघात्मक। और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के पास हैं। आयरलैंड से लेते हैं हम लोग नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। ये हम आयरलैंड के संविधान से लेते हैं। और जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था लेते हैं। और सोवियत संघ से मूल कर्तव्य की व्यवस्था हम लोग लेते हैं। और जब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका से हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया लेते हैं। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का स्वरूप हम लोग लेते हैं। हम बात करते हैं उद्देशिका या फिर प्रस्तावना की, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित
उद्देशिका प्रस्ताव का ही विस्तृत रूप है यह। तो इसमें कहा गया है, देखो, भारत होगा किस तरह का, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थ है यह अपने आंतरिक एंड बाय नीति निर्धारण के लिए यह स्वतंत्र है, अर्थात इस पर किसी बाह्य शक्ति का प्रभाव नहीं है। फिर अगला शब्द है समाजवादी। समाजवादी समाज में व्यवस्था को, मतलब कि असमानता को कम करने के लिए समाजवादी व्यवस्था रखी गई। पंथनिरपेक्ष अर्थात संविधान किसी भी तरह के पंथ को सपोर्ट करने के लिए भारत को नहीं कहता है, यह सबके लिए समान व्यवहार की बात करता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य अर्थात जनता द्वारा सरकार चुनी जाएगी, और गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का जो प्रमुख होगा वह जनता द्वारा चुना गया होगा। जब हम बात करते हैं न्याय की, तो न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समता किस प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को गर्व के साथ जीने का है, अवसर मिलना चाहिए और उसको सरकारी कार्यों में या फिर नौकरियों में अवसर मिलना चाहिए। अच्छा, संविधान का जो मूल रूप था उसमें प्रस्तावना में कुछ शब्द नहीं थे जो बाद में जोड़े गए, जैसे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ठीक है। और एक मुद्दा या फिर ये क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में कि उद्देशिका संविधान का भाग है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, परंतु अंत में केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उद्देशिका संविधान का भाग है, परंतु यह संविधान से अलग अस्तित्व नहीं रखता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे संविधान का सार निष्कर्ष दिखाई देता है। के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री भी कहा। हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीकों की। तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है? तिरंगा। और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक के सिंह की आकृति, जो कि हमें कहाँ से मिलती है? सारनाथ स्तंभ से मिलती है। राष्ट्रगान हमारा क्या है? जन गण मन, जिसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चटर्जी। और राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? शक संवत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो लोगों को याद रहती हैं, बट राष्ट्रीय कैलेंडर कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि शक संवत भी चलता है और हमें विक्रम संवत भी देखने को मिलता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल। राष्ट्रीय फल आम, आम फलों का राजा। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। और एक चीज़, जब संविधान सभा में संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय जो प्रतीक चिन्ह था वो हाथी ही था।